गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बेटा आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आप सब हम कैसे हैं? ठीक है। आई एम फाइन मैम। सब लोग फाइन हो? हाँ, बताइए। यस मैम। महक, यस मैम। अगले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैम कभी का चुनाव। कवि का चुनाव। आपको ये कहानी कैसी लगी थी बेटा? चुनाव प्रिया, मैम अच्छी। मैम अच्छी लगी थी। अच्छी लगी थी कवि का चुनाव। आज आपको यस होमवर्क मैम। दिया भी गया है कहानी का सारांश लिखने के लिए। मैम का कहानी का सारांश लिखने के लिए। हाँ, तो कहानी को अपने शब्दों में एक पेज में आप लोग लिखना, ठीक है? शॉर्टकट में मुख्य यस मैम। तत्व है। यस मैम। चलिए, तो हम कहानी को तो पढ़े थे, उसमें हमने बातों बातों वाले क्वेश्चन जो थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। चलिए हम बुक शेयर यस करते हैं, मैम। आगे देखते हैं क्या करना है। बुक दिखी बेटा? यस मैम अभी नहीं। मैम नहीं। यस मैम। देखी? हाँ बेटा बताइए। नो मैम। यस मैम। ये तो आपका हो गया, हो चुका था। सही के सामने सही और गलत नो के मैम। सामने, ये तो इसको तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। मैं यस मैम। फिर से करवा दें, एक बार देख लो ध्यान से। पहला है, 1001 कवियों को महाराज ने कैद करके कोल्हू चलवाने और कविता न लिखने का हुक्म दिया। अरुण बताइए क्या होगा बेटा ये? यस मैम। मैम सही होगा। सही है? मैम चलिए। सही होगा। हाँ। दूसरा है, मोर महल में रहने वाले सभी 101 कवियों ने सुखों के दिनों में भी कविताएं लिखी। क्या ये वाक्य सही है? मैम गलत। गलत है ना? गलत। नो हाँ मैम। बेटा। चलिए अगला यस मैम। देखते हैं। गा, 101 आरामदासों में से सिर्फ एक ऐसा था जिसने कविता लिखी। यस मैम। यस मैम। सही था ना? मैम सही होगा। हाँ। घा, यस मैम। मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती, मैं उद्गारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। नहीं। कहा? नो मैम। नो मैम। इसको तो कवि ने मैम कहा कभी था। ने कहा। महाराज ने कहा नहीं, अभागा नहीं, यह कवि है। यस मैम। सही है ना? यस। चलिए। यस मैम। यस मैम। तीसरा है, यह आजाद है, यह आजादी की कविता करेगा, जो गुलाम होगा वह गुलामी की कविता करेगा। कहानी की इस पंक्ति का आशय बताएं, यस इससे मैम। हमारा क्या आशय निकल रहा है? बेटा ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताया गया है, महाराज ने कहा था कि जो यह आजाद, यानी जब कवि ने कह दिया था कि मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता हूँ, कहा था ना, मैं रोज यहाँ आके कविता नहीं कर सकता हूँ, मैं यस मैम। आजाद हूँ, मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। तब उस पे राजा ने कहा था कि यह कवि जो है एक आजाद प्रकृति का है, यानी यह स्वतंत्र रहकर ही कविता करना चाहता है। जो व्यक्ति गुलाम होते हैं, है ना, तो गुलाम कौन होते हैं? जैसे हमने आप पे जबरदस्ती आप पे कब्जा कर लिया हो, आपको अपना दास बना लिया, है ना, या फिर हमने पैसा देके आपको खरीद लिया हो, या कोई भी कारण से हमने आपको, आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, है ना, तब हम आपको अपने इशारों पे यस काम मैम। करवा सकते हैं। ठीक है? तो उसी पे कहा है कब जो है राजा ने कि जो व्यक्ति गुलाम होगा वह गुलामी की कविता करेगा, उसके कविता में गुलामी की जो है भाव दिखाई देंगे, गुलामी का जीवन के भाव। लेकिन जो व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र होकर कविता करेगा, उसमें प्रकृति की स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता, यानी सब कुछ
उस अपने हिसाब से वो करेगा, उस पर किसी का दबाव तो होगा नहीं, वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन जब व्यक्ति गुलाम होता है तो जो जिसने उसको गुलाम बनाया है वह व्यक्ति जो कहेगा कभी वही लिखेगा, है ना। तो इसी पे कहा था, यस मैम। हाँ, इसका यही आशय निकल रहा है कि जब व्यक्ति गुलाम होता है तो जिस व्यक्ति का वो गुलाम होता है उसके कहे अनुसार ही वह काम करता है, और जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो अपनी इच्छा अनुसार, जो उसकी आत्मा कहती है, इच्छा कहती है, उसके अनुसार वो स्वतंत्र होकर कोई कार्य करता है। अगला है, कभी राज दरबार में क्यों नहीं रहना चाहता था? सिद्धात्री बताइए बेटा। सिद्धात्री, अभिलाल आप बताएं। अभिलाल बेटा, अभिलाल बताइए। मैं टेल मैम। हाँ बताइए अरुण, आप भी चोरी बताइए। नहीं करी है हाँ बेटा। मैम। जो कविता मैम वो किसी का गुलाम नहीं था, इसलिए वहाँ पर नहीं रहना था। हाँ, कभी राज दरबार में इसलिए नहीं रहना चाहता था कि राज दरबार में रहकर उसे राजा के अनुसार ही कविता करना पड़ेगा। इसका यह निर्णय बहुत ही सही था, क्योंकि वह स्वतंत्र होकर कविता लिखना चाहता था। चलिए, ये तो आपको पता ही है कहानी का संक्षिप्त सार। जो कहानी का मूल चीज है उसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। कहानी को एक बार दो बार पढ़ोगे और कहानी का जो तत्व होगा शॉर्टकट में उसी को आपको लिखना है। आज का होमवर्क यही था ना? हाँ, तो ये लिख के अभी दोगे, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है ना? यस मैम। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना? चलिए, यस मैम। अरुण बेटा पढ़ के बताइए। यह सच्चा कवि है जिसके लिए पहले दुख ध्यान और दीजिए, सुख दोनों पहले देखिए, निम्न गद्य सुनिए, पहले निम्न गद्यांशों में से दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको ये जो गद्यांश है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं का खा गा घा, इसका उत्तर इसी में से देना है। चलिए आप पढ़िए। यह सच्चा कवि है जिसके लिए सुख और दुख दोनों एक बराबर हैं। यह दुख की रात में भी कविता करता है, यह सुख के प्रभात में भी कविता करता है, यह मौत के काले रास्ते पर भी कविता करता है, यह जीवन की सुंदर घाटियों में भी करता है। यह इसका स्वभाव है, यह इसका जीवन है, यह इसके बिना रह नहीं सकता। यह सच्चा कवि है, यह 1001 कंकरों में हीरा है। चलिए ध्यान दीजिए। अभिलाल यस मैम। सुन रहे हो बेटा? अब बताइए यह पंक्तियां किसने कही? जो पूरी पंक्तियां हैं इसको कहा किसने था? अभिलाल बताएंगे। मैम राजा। वेरी गुड, राजा ने कहा था। दूसरा आंसर देंगे प्रिया। उपरोक्त पंक्तियों में किसके बारे में बात हो रही है? प्रिया। एक कवि के बारे में बात हो रही है। हाँ, राजा ने कवि के बारे में बात कर रहा है। यस मैम। कवि के चुनाव के लिए कौन सी परीक्षा ली गई? अरुण। मैम राजा ने सभी से कोल्हू चलवाया और ने हुक्म दिया और कहानी ना लिखने का आदेश दिया। कविता। यस मैम। मैम इस प्रकार उनकी परीक्षा ली गई। कोल्हू चलवाया गया, कैद खाने में डाल दिया गया, ठीक है। चलिए सिद्धात्री आप बताएंगे परीक्षा का परिणाम क्या निकला? सिद्धात्री। आप
सुनिए बेटा, सुनिए, पहले आप नेटवर्क में आइए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, क्या लो साउंड कट कट के आ रहा है। पहले आप नेटवर्क में आइए, घर के अंदर मत बैठिए कि हाँ, वहां बैठिए जहाँ नेटवर्क हो। सिद्धात्री, यस मैम। बोलिए अब। मैम परीक्षा का परिणाम यह हुआ कि 1000 में भी कविता करता था, उसके दिन में भी। हाँ, बात बता तो सही रहे हो, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपने वीडियो ऑफ कर रखा है क्या बेटा? ये तो नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ, इसलिए आपका फेस नहीं दिख रहा है, आवाज भी कट रही है। हाँ, आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क जहाँ हो वहां चले मैम जाओ। आपकी मेरी आवाज कट रही है क्यों महक? नो मैम। सिद्धार्थी का आवाज, सिद्धार्थी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए उनको नहीं लग रहा है। चलिए बेटा, हम अब आगे चलते हैं, बातें भाषा की। महक ध्यान दे रही है ना? अब तक हमने सीखा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मैंने फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको सीखा था, है ना? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। अब आगे क्या होगा? कहानी में महाराज ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से 1001 कवियों में से सच्चे कवि की पहचान की, है ना? आइए हम भी वर्णमाला में स्वर व्यंजन की पहचान करने का प्रयास करें। इसके लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़ें। वर्णमाला सब लोग जानते ही हो, है ना? वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की, ध्यान दीजिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना? यस मैम। भाषा लिखने के लिए हम वर्णों का सहारा लेते हैं, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे का, ला, कल, देखिए, का बोल रहे हैं, आ की साउंड निकल रही है, ला बोल रहे हैं, आ की साउंड, तो क्या हम इसको टुकड़े कर सकते हैं? ला, आ नहीं कर सकते हैं ना? नो मैम। चलिए, तो वर्णमाला, प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं, सभी वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी भाषा में जो वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, उसके समूह जो इकट्ठा किया गया है उसी को, यानी वर्णों के क्रमिक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद किए गए हैं बेटा? सिद्धात्री, दो भेद किए गए। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? अभिजल बताएंगे। जिन वर्णों का उच्चारण समूह की सहायता के बिना होता है स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सब क्या है बेटा? स्वर हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी और ध्वनि की सहायता की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, है ना बेटा? ये किसी का सहयोग नहीं लेते हैं, इसको हम बिना सहयोग के ही बोल सकते हैं। दूसरा क्या है महक? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं बेटा? हम जिन वर्णों का उच्चारण ध्वनि की सहायता से होता है कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों का, वर्ड मीन्स अक्षर भी होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड मीन्स अक्षर भी होता है। यानी जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय हमें अन्य ध्वनियों की, यानी स्वर की सहायता लेनी होती है। ध्वनि क्या होती है? जो स्वर हैं वही ध्वनि है, ठीक है?
तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य ध्वनि यानी स्वर की सहायता लेनी होती है या सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे है आपका का बोल रहे हैं, आ की साउंड निकल रही है ना, ख बोल रहे हैं तो भी आ की ध्वनि निकल रही है ना। तो यानी व्यंजन शब्द बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। व्यंजन वर्ड को बोलेंगे तो हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। का, ख, ग, जो भी अक्षर बोलेंगे उसमें आ छिपा होता है। आई बात समझ में? यस मैम। आ की ध्वनि छिपी होती है। यस मैम। इतना समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? प्रिया? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो स्वर थे ध्यान दीजिएगा, जो स्वर थे पहले हमने वर्ड को दो भागों में बांटा था, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम स्वर के भी भेद कर रहे हैं यहाँ, ठीक है? स्वर के भी 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। पहला क्या है अविरल? हर्ष स्वर है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 हैं, जिसको हम छोटा आ, छोटी, छोटा ओ, री बोलते हैं ना, वही हर्ष स्वर है। ठीक है? इसके बोलने में बहुत यस मैम। बोलते हैं ना रे। इसके विपरीत दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 है। वैसे पढ़ते हैं बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए पढ़ते हैं ना। तो ओ, औ ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। कौन से स्वर है बेटा? दीर्घ स्वर है। जिनको बोलने में कम समय, ध्यान दीजिए, जिनको बोलने में कम समय लगा वो हर्ष स्वर, और जिनको बोलने में ज्यादा समय लगा वो दीर्घ स्वर। आगे देखिए, तीसरा है पलित स्वर। क्या है बेटा? पलित स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम पलित स्वर कहते हैं। जैसे कभी कभी हम अपने शब्दों पे जोर डालने के लिए हम बहुत तेज बोलते हैं, कुछ ज्यादा समय तक बोलते हैं। जैसे कोई जा रहा हो, उसको मैं रोकना, उसको सुनो कहते हैं ना, रुको ऐसा बोलते हैं ना, तो ज्यादा समय लगा देते हैं। यस मैम। राम का बोलते हैं ना, ओम बोलते हैं ना, आराम से ओ बोल रहे हैं ना, राम, तो वहां ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है? तो वहां उसको हम क्या कहेंगे? प्लित स्वर। क्या कहेंगे बेटा? प्लित स्वर। स्वर के 3 भेद आप समझ गए? हाँ बेटा। यस मैम। अब आइए व्यंजन पे। व्यंजन के भी भेद किए गए हैं। ऐसा मत जानिए कि स्वर के ही भेद किए गए हैं। व्यंजन अक्षरों यानी व्यंजन वर्णों को का भी भेद किया गया है। देखिए, पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला भेद क्या है? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, ध्यान दीजिए, जीभ देख रहे हैं, कंठ यानी गला, तालु जो गले का ऊपर का मूर्धा, जो यहाँ जबड़ा हमारा है ना उसके ऊपर का भाग है, दंत जो हमारा दांत है, ओष्ठ या हमारा जो ओठ है को स्पर्श करती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओठ को स्पर्श करती है जीभ हमारा, ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है।
इसमें जीभ हमारे स्पर्श करते हुए आवाज निकलती है। जीभ हमारा कहाँ कहाँ स्पर्श करती है? कंठ को छुएगी, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ। ठीक है, तो बाहर निकलती है। इसको हमने 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग का मतलब बेटा क्या है? जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो का वर्ग हो गया। चा, छा, जा, झा, इया, तो क्या हो गया? चा वर्ग हो गया। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो टा वर्ग हो गया। ता, था, दा, धा, ना, तो ता वर्ग हो गया। पा, फा, बा, भा, मा, तो पा वर्ग हो गया। इसके हमने 5 वर्ग कर दिए। एक चीज और ध्यान देना है, उच्चारण स्थान क्या है? हमारी आवाज कहाँ से निकल के उच्चारित हो रही है? कंठ का वर्ग के जो भी अक्षर है 5, इसको जब हम पढ़ते हैं तो जीभ हमारे कंठ को स्पर्श करती है। देखिए, जैसे का, खा, गा, गले के बाहर आवाज का उंगली रखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, का, खा, गा, गले में हो रहा है ना? हाँ, गला हमारा हिल रहा है ना? अरे मतलब कंठ यही तो है। हम बाहर से पकड़े हैं तो गला हम कह रहे हैं, ये हमारा कंठ है, यही हमारा स्वर यंत्र है, जिसको हम कंठ कहते हैं अंदर से। ठीक है, तो बाहर से हमें पता चल रहा है कि हमारी जीवा जो है वहां स्पर्श करते हुए ध्वनि निकल रही है। का, खा, गा, गा, तो कौन से भाग को छू रहा है? कंठ से। ठीक है, हवा जो है कंठ को छूते हुए बाहर निकल रही है। दूसरा है तालु, चा वर्ग बोलते हैं तो तालु छू रहा है। तालु यानी इधर का भाग है, गले के इधर जबड़े के ऊपर का भाग है तालु। गले यानी गला, कंठ नीचे है, तालु ऊपर है। आई बात समझ में? समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चा, छा, जा बोल रहे हैं तो हमारा ऊपर का भाग स्पर्श कर रहा है ना? हवा निकल रही है, उस भाग को स्पर्श करती है। चा, छा, जा, जा, न्या, हवा बाहर निकल रही है। ऐसे ही मूर्धा, देखिए ट वर्ग के जो अक्षर हैं ये हमारी मूर्धा को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। ट, ठ, ड, ठ, ड़। ऐसे दंत वर्ग है, ता वर्ग है जो दंत से टकरा कर आवाज निकल रहा है। ता, था, द, धा। जीवा हमारे दांतों को टकरा रही है ना बेटा? जीभ हमारी दांतों को छूते हुए स्वर निकाल रही है, इसलिए इसको हम दंत, इसका अच्छा स्थान क्या है? दंत, तो दंत वर्ण कहते हैं मुझे। अगला है पा वर्ग। हम पा, फा, बा, भा बोल रहे हैं, हमारे उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? ओठों को छू रहा है ना? पा, दोनों ओठ एक दूसरे को टच कर रहे हैं और हवा निकाल रही है। पा, बा, भा, मा। देख रही हो? तो ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन। जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, जो हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठों को टच करते यानी छूते हुए आवाज बाहर निकाल रही है, ध्वनि बाहर निकाल रही है, ऐसे व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को हल्का सा स्पर्श करती है, बहुत हल्का अंदर के भाग को, उसे अंतस्थ कहते हैं। जैसे कहते हैं हम या, रा, ला, वा। देखिए हमारा कहीं भी भाग नहीं हिल रहा है, हल्का सा जो है जीभ मुख के अंदर के किसी भाग को छू रही है ना? ला, रा, ला, वा हो रहा है ना हल्का सा? यस मैम। इसीलिए अंतस्थ व्यंजन करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इसी प्रकार से है अगला उष्ण व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा की तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण गर्मी पैदा होती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। यानी हम बोलते हैं तो तेज उच्चारण करते हैं, हवा जो है वह तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है
और फिर उसमें गर्माहट होती है, उसका मतलब होता है गर्म, है ना। उसके बोलने में जो रगड़ खाती है हवा से, वो जो है गर्म हो जाती है हवा तेज गति के कारण, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, उष्ण व्यंजन। ठीक है। कौन कौन से बेटा, बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा, ह गज से हवा निकल रही है ना, बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा, ह। तो तेज गज से जो है हवा मुख से बाहर निकल रही है, ठीक है, इसलिए इसको व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है। समझ में आई बेटा, उस व्यंजन अंतस्थ व्यंजन विरल। यस मैम। अब चलिए इसको हम देखते हैं। अभ्यास का प्रश्न, दिए गए वर्डों को जोड़कर बनने वाले शब्द लिखें। रुक जाइए, महक बताएंगी क्या बनेगा बेटा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। इन वर्डों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा। मैम महाराज। वेरी गुड। प्रिया आप बताएं, इन अक्षरों यानी वर्णों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा। मैम चांद। वेरी गुड। अगला बताएंगे सिद्धार्थी, इनको जोड़कर क्या बन रहा है। बताइए सिद्धार्थी। क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। अरुण कहाँ गए बेटा, अरुण, अरुण जुड़ के कट गए। अभिलाल बताइए बेटा, अभिलाल क्या कौन सा शब्द बनेगा। नहीं बता पाओगे बेटा। मैटर। हाँ बताइए प्रिया। प्रिया सूरज। मैम सूरज। वेरी गुड। महक आप बताइए यहाँ क्या बन रहा है। दरबार। वेरी गुड। सिद्धार्थी नहीं बोलोगे, सिद्धार्थी, अभिलाल स्क्रीन दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है। चलिए आप बताइए बेटा, महक। मैम कवि। कवि, वेरी गुड। यस। चलिए, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम सही है। अरुण बताइए। सही है। सही है। नंबर का, वर्ण के दो भेद हर्ष स्वर दीर्घ स्वर है। अभिलाल मैम गलत। एक तीसरा भी तो किया गया है। यस मैम। तीसरा क्या है, मैम सर। पलित स्वर। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्वर कहते हैं, क्या है। हम गलत। हम गलत हैं।
गलत है? हाँ? यस मैम। भाषा की छोटी इकाई को क्या कहेंगे सिद्धात्री? बोलिए। हाँ? नो। प्रिया बताइए क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। यस मैम। सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। चलिए घ देखिए, स्वर के दो भेद, हास्य स्वर दीर्घ स्वर हैं। नो मैम। 3 भेद है ना। यस मैम। अंगा चलिए, व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन है। क्या यह वाक्य सही है महक? यस मैम। यस मैम। सही है बेटा। चलिए अब आपका है, दिए गए वर्णों का उनके सही भेद से मिलान करें। आ ई उ री कौन सा व्यंजन होगा? इसमें से क्या होगा? किससे मिलाएंगे बताओ? पहले बताएंगी महक। मैम हास्य स्वर। हास्य, वेरी गुड। दूसरा बताएंगी प्रिया। मैम उस व्यंजन। उस व्यंजन है। हाँ बेटा, यस मैम। बहुत अच्छा। चलिए अब बताएंगे सिद्धात्री। आ ई, हाँ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ, ये क्या है सिद्धात्री? स्पर्श व्यंजन। रॉन्ग है। अरुण आप बताइए क्या होगा बेटा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए यार अलावा क्या है सिद्धात्री? मटेल। बोली बेटा क्या होगा? मेटल। मेटल। हाँ, क्या होगा बेटा? आवाज नहीं आई। कौन बोलना चाह रहा था बेटा? अरुण मेटल। बोलिए बेटा, जो भी बोलना चाह रहे हो मैम बोलिए। अविरल अंतस्थ व्यंजन। वेरी गुड। अब बताइए का खा गा घा। अरुण बताइए कौन सा है ये? अब एक ही बचा है, मैम स्पर्श व्यंजन, वेरी गुड। हाँ चलिए, आपका ये चैप्टर अब खत्म हुआ। एक काम है परियोजना का, इसको हम बाद बताएंगे, ठीक है? फिलहाल आज का आपका सेशन जो है इतना ही करना था आपको। आज का होमवर्क मिल ही गया है आपको। कल जो है ये पेज जो देख रहे हो ना यहाँ से, उसको नहीं, वो तो पढ़ने वाला था। 1 2 3 4 इस पूरे पेज को कंप्लीट करके आपको कल भेजना रहेगा। आई बात समझ में बेटा? कब भेजना रहेगा? कल। यस मैम। मैम आप कल। लोग कल कंप्लीट करके भेजोगे, कल का होमवर्क रहेगा ये, ठीक है? मैम आज का सेशन बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, जो समझ में ना आया हो फिर से बता दें। यस मैम 3 हाँ बेटा? क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपको, बताइए। मैम 3 क्वेश्चन का बता दीजिए। 3 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? वर्ड विच्छेद। मैम दिए गए शब्दों का वर्णन। मैम वर्ड विच्छेद जो उसमें आया हुआ है, बुक में जो भी पढ़ी हो बेटा, जो भी बुक में पढ़ी है आप लोग, वर्ड विच्छेद देखिए उसमें क्या किया गया है। जैसे अभी हमने आपको बताया, हाँ हमने आपको बताया था ना, जो है व्यंजन वर्ड जो होती हैं वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं।
ठीक है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कमल, सिंपल वाक्य, बिल्कुल मतलब शब्द है, बिल्कुल साधारण शब्द है कमल, लेकिन का बोल रहे हैं तो भी आ का उच्चारण आ रहा है, माँ बोल रहे हैं तब भी आ रहा है, ला बोल रहे हैं तब भी उसमें आ है। तो उसी को हम इसमें से अलग कर दें। का में से हमको अलग करना है, यानी माँ में से, ला में से, तीनों में से आ को अलग करना है, वही बेटा वर्ण विच्छेद हो गया। इसमें हम करते क्या है, का के नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं और प्लस आ लिख देंगे। माँ के नीचे हल चिन्ह लगा दिए, प्लस आ लिख दिए, Yes, ma'am. और उसके बाद ला के नीचे हल चिन्ह लगा दिए, प्लस आ लिख दिए, कमल हो गया। ऐसे ही अगर किसी किताब लिखना हो में, तो क्या पे छोटी मात्रा लगी हुई है, तो पहले का को हम नीचे हल चिन्ह लगा देंगे और प्लस ई, छोटा ई लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस ता है, ता लिख के उसके नीचे हल चिन्ह लगा देंगे, फिर प्लस हम बड़ा आ लिख देंगे, क्योंकि किताब पे आ की मात्रा है। समझ में आ रही बेटा। उसके बाद फिर हम प्लस लगा के बा लिखेंगे, बा के नीचे हल चिन्ह Yes, लगा ma'am. और फिर प्लस आ लिख देंगे, किताब। यानी वर्णों में से स्वर को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया बेटा। Yes, ma'am. चलिए बेटा, अब सेशन यही Yes, करते ma'am. हैं, अगले सेशन में मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. बाय, Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा।